हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सन फिजिक्स। हम आज कर रहे हैं प्रिज्म रे ऑप्टिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने जो रिफ्रैक्शन फार्मूला था, लेंस फार्मूला था, वो हम कर चुके हैं। अभी हम करेंगे प्रिज्म। तो सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है बेटा? देखिए, प्रिज्म क्या होता है? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, उनके बीच में भरा हुआ ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रिज्म कहलाता है। द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू रिफ्रैक्टिंग surfaces inclined at some angle, inclined at some angle। जैसे अगर मैं सपोज ये मेरे पास एक बुक है, मैं इसका सरफेस ऐसे कर देता हूँ, तो ये चीज़ एक तरह से अगर ट्रांसपेरेंट हो तो प्रिज्म है। ये चीज़ अगर ट्रांसपेरेंट हो पूरी की पूरी तो प्रिज्म है। ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये और इससे पीछे ट्रायंगुलर सरफेस है, एक नीचे रेक्टेंगुलर सरफेस है। यानी कि इसके अंदर टोटल जो सरफेसेस होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें 2 ट्रायंगुलर होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो सबसे ऊपर ये वाला सरफेस ट्रायंगुलर सरफेस, जब मैं इसको यहाँ पे फ्रंट पे रखता हूँ तो ये जो एंगल होता है दिस इज नोन एज ए। ए इज नथिंग बट एंगल ऑफ प्रिज्म। ए होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लैरिटी के लिए ये डायग्राम मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। अब इसमें से मैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करता हूँ। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, ये वाइट लाइट नहीं है। तो ये लाइट रे बाहर जो है प्रिज्म से बाहर, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। ठीक है, यानी कि आपकी पी क्यू जो है वो इंसिडेंट रे है। क्यू आर यहां रिफ्रैक्शन हुआ है। अब मान लिया ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो ये नॉर्मल है सरफेस पे और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है आर। दिस इज R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस। पहले सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो R1 है। और QR क्या है? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान दीजिए, नॉर्मल के पास आ गई क्योंकि लाइट जो है रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। अब जब ये लाइट रे बाहर आएगी, अब बाहर फिर से रेयर मीडियम है, तो वैसे इसको सीधा जाना था पर नॉर्मल से दूर हट जाती है। और ये वाला एंगल मान लेते हैं हम E, एंगल ऑफ एमरजेंस। उस केस में जो RS है, व्हाट इज दिस RS? दिस इज एमरजेंट रे। और ये एंगल मैं मान लेता हूं R2। तो इस तरह से अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट रे प्रिज्म पे पड़ती है तो ये उसका फर्दर पाथ होता है। अब अगर मैं इंसिडेंट रे को तो आगे बढ़ा दूं लाइक दिस और एमरजेंट रे को पीछे बढ़ाऊं लाइक दिस, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है दिस इज नोन एज डेल्टा। डेल्टा इज नथिंग बट एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी में इसको बोलते हैं विचलन कोण। अपने रास्ते से कितना ये लाइट रे डेविएट हुई, क्योंकि एक तरह से लाइट रे ऐसे चली थी और फाइनली ऐसे निकली, तो जितना बैंड हुई फाइनली दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अब आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो एक तो आता है कि डेल्टा और एन में क्या रिलेशन है, एंगल ऑफ डेविएशन और एन में क्या रिलेशन है, साथ में कई बार उस रिलेशन में ए भी होता है। तो ये 3 क्वांटिटीज का एक रिलेशन आता है। आपके बोर्ड एग्जाम में वो रिलेशन भी पूछा जाता है और कई बार ये भी पूछा जाता है कि अगर ये डेविएशन मिनिमम हो तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसमें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे।
प्रिज्म से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनके नाम रख लेता हूँ। ये Q हो गया, इसको इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं P, ठीक है। ये वाला एंगल पूरा I है तो ये पूरा भी I होगा, उसमें से R1 गया तो एक तरह से ये वाला एंगल बचा आपका I माइनस R1। ऐसे ही ये E था तो ये पूरा भी E था, उसमें से R2 गया तो ये कितना रह गया बेटा, दिस इज E माइनस R2, ठीक है। इस तरह से हम अब क्या कर रहे हैं, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल AQOR इन क्वाड्रिलेटरल AQOR 4 एंगल है बेटा, A है, ये है, ये है, ये है, इन चारों का सम कितना होता है, इट इज 360 डिग्री। सो इट कैन बी रिटन एज एंगल A या सिंपली A कर लो प्लस एंगल AQO प्लस एंगल O प्लस एंगल ORA इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल है AQO, ये 90 होगा क्योंकि ये नॉर्मल है, ऐसे ये भी नॉर्मल है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, तो ORA इज 90। अब ये 90 प्लस 90 180, उधर जाके 360 माइनस 180 तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लेता हूं ट्राइंगल OQR, इन ट्राइंगल OQR इसमें क्या होगा, एंगल O प्लस R1 प्लस R2, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम भी कितना होता है, 180 होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए बेटा, राइट साइड जो है वो इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो फ्रॉम 1 and 2 A plus angle O is equal to angle O plus R1 plus R2, so A will be equal to R1 plus R2 and say this is equation number 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या यूज होगा इसका, ध्यान से देखिए। अब मैं ट्रायंगल PQR में आता हूं। PQR में ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, वो सामने के दो इंटीरियर एंगल का सम होगा। सो इन ट्रायंगल PQR डेल्टा इज व्हाट, I माइनस R1 प्लस I माइनस R2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट। व्हाट इज दिस R1 प्लस R2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दो, या हम कहते हैं फ्रॉम 3 in 1 इक्वेशन, या यूजिंग 3 in 1 कर लो, यूजिंग 3 in 1 डेल्टा हमारे पास आ जाता है I प्लस E माइनस A। तो एक फॉर्मूला तो बेटा हमारे पास ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये आपका रिलेशन है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में। इन 4 एंगल्स के बीच में आपस में जो रिलेशन होता है ये वो है। अब ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया है इक्वेशन नंबर 5 में, इससे मेरे पास 2 और फॉर्मूले आ सकते हैं। कौन कौन से, देखिए मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, यहाँ पे भी स्नेल लॉ लगाऊं, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमें पता है साइन I बाय साइन R1 इज इक्वल टू n। और क्योंकि हम पैरेक्सियल ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें एंगल्स छोटे होते हैं, तो I बहुत छोटा है, तो साइन I को सिंपली I लिख सकते हैं, साइन R1 को R1, तो इट कैन बी रिटन एज I बाय R1 इज इक्वल टू n, या फिर I इज इक्वल टू n R1। सिमिलरली E कैन बी रिटन एज n R2। तो अगर ये दोनों वैल्यू मैं ऊपर रखूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बिकम्स n R1 प्लस n R2 माइनस A, और n कॉमन R1 प्लस R2 माइनस A। और अभी हमने इक्वेशन नंबर 4 में पढ़ा था, बल्कि 3 में, व्हाट वाज इट, इट वाज इक्वल टू A, सो n A माइनस A, तो डेल्टा मेरे पास आ गया n माइनस 1 इंटू A।
तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया मेरे पास 5 को यूज करके, जिसे इक्वेशन नंबर 6। और अगर मैं चाहता हूं रिलेशन बिटवीन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब अगर मैं इसको मिनिमम करना चाहता हूं तो ए को तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस क्वांटिटी को मिनिमम होना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम आई प्लस ई शुड बी मिनिमम विच इज पॉसिबल ओनली इफ I इज इक्वल टू ई। ये कब पॉसिबल है? जब I E के बराबर हो जाए, क्योंकि दो क्वांटिटी का एडिशन मिनिमम तब होता है जब उनका वैल्यू जो है वो सेम हो जाए। तो अगर I E के इक्वल है तो I क्या था? nr1, E क्या था? nr2। सो nr1 इक्वल टू nr2, या फिर दिस इंप्लाइज r1 इक्वल टू r2, इसको मैं R कह देता हूं से। सो डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा? इट विल बी आई और ई को मैंने सेम रखना है, दोनों को आई रख देते हैं। इट विल बी आई प्लस आई माइनस ए। सो 2i माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एम। या फिर यहां से मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देते हैं, इसका काम फिनिश हो चुका है। सो फर्दर आई कैन राइट, मेरे पास 2i माइनस ए डेल्टा एम आ गया। तो 2i क्या आ गया बेटा? a प्लस डेल्टा एम। आई आ जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाय 2। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास a था r1 प्लस r2, दैट इज r प्लस r, दैट इज 2r। सो 2r इज इक्वल टू a, r आ जाएगा a बाय 2। अब मेरे पास देखिए r भी आ गया है, i भी आ गया। नाउ स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स law, what I am left with? N is equal to sin I by sin R, or N is equal to sin, what is I? I क्या है? A plus delta M by 2 by sin R, R क्या है? A by 2। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम में। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 3 मार्क्स में बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो डेरिवेशन की बात थी। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी हैं जो हम स्टडी करेंगे। देखिए, अब हम करने वाले हैं ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये मैंने ग्राफ की शेप बनाई है। इस साइड एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इस साइड एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा। अब ध्यान दीजिए, ये 2 पॉइंट हैं जहां पे ये आपका पीक पे है। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूं यहां। तो ये डेल्टा मैक्सिमम है, यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होता है। ये कब होता है? एक तो आई जब मिनिमम हो और एक आई जब मैक्सिमम हो। यानी कि आई जब मिनिमम होगा तब भी आपका डेल्टा मैक्सिमम होगा। आई जब मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 90 डिग्री, तब भी आपका डेल्टा जो है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन डेल्टा कम कब होगा? जब आई की वैल्यू ई के बराबर होगी। उस केस को हम डेल्टा एम कह देते हैं। दिस इज डेल्टा मिनिमम। ये वेरिएशन आता है एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ साथ। देखिए, अगला टॉपिक है डिस्पर्जन। हमने प्रिज्म में से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया था, लेकिन अगर व्हाइट लाइट को पास करें तो प्रिज्म की क्वालिटी होती है कि वो उस व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, यानी कि जिन कलर से वो व्हाइट लाइट बनी है, उसमें ब्रेक कर देता है। 7 कलर से मिलकर व्हाइट लाइट बनती है, तो प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट पास होगी तो प्रिज्म उस 7 कलर में उसको स्प्लिट कर देगा। सो व्हाट इज डिस्पर्जन? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors when passed through prism is called dispersion। ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं, प्रिज्म उसको उसके जो कलर्स होते हैं उसमें ब्रेक कर देता है। ये फिनोमिना डिस्पर्जन कहलाता है। और जो उस तरह से हमारे पास कलर का ऑर्डर मिलता है, दैट ऑर्डर ऑफ कलर सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कैसे? देखिए आप, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, व्हाइट लाइट आती है, यहां पे वो इस तरह से, ये वॉयलेट, ये रेड, और वॉयलेट से लेकर रेड तक सारे कलर्स यहां हमें मिलते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है?
कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है? ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, तो ये जो एंगल बनता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, आप ध्यान दीजिए, रेड का सबसे कम है जबकि वॉयलेट का ज्यादा है। तो जो ज्यादा डेविएट होगा वो नीचे मिलेगा, जो कम डेविएट होगा वो ऊपर मिलेगा। अगर इन सब कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सेम होता तो सारे ये सेम रहते, यानी कि एक ही पोजीशन पे रहते, तो व्हाइट कलर स्प्लिट ना होती। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डेल्टा है वो n-1 इंटू ए के बराबर हमने अभी पढ़ा है। यहां n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कलर के वेवलेंथ से रिलेटेड है। किस फॉर्मूले से? दिस इज द फॉर्मूला, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा 4 एंड सो ऑन। हम ज्यादा आगे तक बात नहीं करते, सिर्फ इसको भी छोड़ देते हैं, केवल इतने रिलेशन की बात करते हैं। दैट मीन्स लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका n कम होगा, यानी कि प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग होगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ अलग होता है। हमें पता है विबग्योर, इन जो 7 कलर से व्हाइट लाइट बनती है इसमें सबसे कम वेवलेंथ इसकी है 4000 एंगस्ट्रॉम, इसकी है 7000 एंगस्ट्रॉम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका n कम होगा। अब हमें ये बात पता है, इस रिलेशन को नाम भी देते हैं बेटा, इस रिलेशन का नाम है कॉशी रिलेशन या कॉशी फॉर्मूला, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो n पे डिपेंड करता है और n लैम्डा पे। तो लैम्डा जो है वो रेड का ज्यादा होता है लैम्डा वॉयलेट से। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर विल बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर। सो डेल्टा आर विल बी लेस देन फॉर डेल्टा वॉयलेट। तो इसका मतलब वॉयलेट सबसे नीचे आएगा और रेड सबसे ऊपर आएगा। यही रीजन है डिस्पर्जन का। तो डिस्पर्जन का कॉज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्पर्जन। देखिए जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास हो रही है तो मैंने बताया था नीचे तो वॉयलेट आती है, ऊपर रेड। मैंने वॉयलेट को पीछे बढ़ाया, इंसिडेंट और वॉयलेट का जो एमर्जेंट है वो बाहर जहां मिलते हैं, वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा वी। रेड वाला मिलाया, ये हो गया डेल्टा आर। तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये बड़ा होता है रेड वाले से। अब इसमें जितना डिफरेंस आता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्जन। अब अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से चलूं तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एन वी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर इज इक्वल टू एन आर माइनस 1 इंटू ए। अब मुझे निकालना है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सो बाय कैलकुलेटिंग आई कैन राइट एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास जो विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर है। इसमें जो शुरू के 2 कलर्स हैं वॉयलेट और इंडिगो, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। तो हम जो काम करते हैं वो विबग्योर में ब्लू से करते हैं और उसके हिसाब से जो मीन कलर है वो येलो है। तो मीन कलर का डेविएशन डेल्टा n-1 इंटू ए लिखा जा सकता है, या आप स्पेसिफाई करना चाहते हो येलो तो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा y इज इक्वल टू ny-1। मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्पर्सिव पावर। इसको हम ओमेगा से शो करते हैं। दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय मीन डेविएशन। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम मीन कलर किसको ले रहे हैं। जनरली हम मीन कलर येलो लेके चलते हैं, उसके सिंबल के लिए हम ये भी यूज कर लेते हैं, ये भी यूज कर लेते हैं। सो आई कैन राइट डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा येलो और एन वी माइनस एन आर इंटू ए बाय n-1 इंटू ए से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई एन वी
minus nr divided by n minus 1. This is the formula for dispersive power of a prism. एक प्रिज्म के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है डिस्पर्सिव पावर की। अब जैसे हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक डेविएशन का दैट इज n माइनस 1 इंटू ए, और एक डिस्पर्सिव पावर का दैट इज ओमेगा एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाय एन माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, दो तरह के प्रिज्म को मिला सकते हैं जिसमें डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन पॉसिबल हो और डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन पॉसिबल हो। क्या मतलब हुआ बेटा? अब मैं दो प्रिज्म को मिला रहा हूं, तो अगर जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म एक के लिए ए है, दूसरे के लिए ए डैश ले लेते हैं। एक में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन है, तो दूसरे में एन डैश, इसका डेल्टा डैश। सो एक प्रिज्म के लिए ये रिलेशन आ गया, दूसरे के लिए आ गया डेल्टा डैश इज इक्वल टू एन डैश माइनस 1 और इंटू ए डैश। अब पहले मैं कह रहा हूं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, यानी कि डिस्पर्जन तो हो पर डेविएशन ना हो। जब दो प्रिज्म को मिलाते हैं तो उनके जो इंडिविजुअल डेविएशन है वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि ऐड करेंगे तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश वो हो जाएगा n माइनस 1 ए प्लस एन डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। और मैं चाह रहा हूं विदाउट डेविएशन, यानी कि टोटल डेविएशन हो जाए 0। तो अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं उसकी ये कंडीशन रहेगी कि नेट डेविएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इंटू ए प्लस एन डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0, या फिर n माइनस 1 ए इज इक्वल टू माइनस एन डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं डेविएशन तो हो पर डिस्पर्जन ना हो तो आप ओमेगा यूज करेंगे। उस केस में मान लिया पहला है प्रिज्म जिसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है, दूसरे का ओमेगा डैश है, तो हमें इनको 0 करना पड़ेगा, यानी कि पहले के लिए मैं एन वी माइनस एन आर बाय एन माइनस 1 ले लेता हूं, दूसरे प्रिज्म के लिए दिस विल बी एन वी डैश माइनस एन आर डैश बाय एन डैश माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, या फिर एन वी माइनस एन आर बाय एन माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन वी डैश माइनस एन आर डैश डिवाइड बाय एन डैश माइनस 1। दिस इज द कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ये हो जाता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, और ये हो जाता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछा गया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। अब हम आते हैं स्कैटरिंग पे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखो स्कैटरिंग का मीनिंग होता है बिखरना। लाइट जब कहीं पे पड़ती है तो अगर स्ट्रेट पड़ रही है तो ऐसे फैलेगी, लेकिन अगर मान लिया ये लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ रही है तो इस पार्टिकल से टकरा के इधर 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 कई डायरेक्शन में चली जाएगी। ये बिखरना ही स्कैटरिंग है। अब एक साइंटिस्ट हुए हैं लॉर्ड रैले, इन्होंने स्कैटरिंग के बारे में एक कंसेप्ट दिया था कि अगर कोई लाइट आ रही है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो a है, वो किसी पार्टिकल पे पड़ती है जिसका साइज x है, और अगर वो जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत कम है, तो उस केस में मान लिया लाइट बिखर के इधर गई इधर गई इधर गई, ये डिस्टेंस मान लिया r है, जितनी दूरी पे हम इसको मेजर कर रहे हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो v है, लाइट की इंटेंसिटी जो स्कैटर होके आई वो I है, और लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, a v बाय r लैम्डा 4।
यहाँ ये जो ए है, ये जो लाइट आई थी उसका एम्पलीट्यूड है, v पार्टिकल का वॉल्यूम, r जितनी दूरी पर हम लाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं, लैम्डा उसकी वेवलेंथ। इसका मतलब जो इंटेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू λ4, या दूसरे शब्दों में कहूं कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि टकरा के सब जगह बिखर जाएगा वो कलर जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था विबग्योर, उसमें इनको छोड़ देते हैं हम, इसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, वेवलेंथ कम है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट ज्यादा होगी, ये ज्यादा बिखरेगा। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब लाइट आती है तो पार्टिकल से टकरा के सबसे ज्यादा जो स्कैटर होता है वो कौन सा कलर होता है? ब्लू। दैट्स वाई जो अर्थ के ऊपर लोग हैं उनको ये स्काई वो कैसा नजर आता है? ब्लू। सो ब्लू कलर ऑफ स्काई इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, और कहां ये चीज देखने को मिलती है? रेड कलर को देखिए, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट कम होगी, यानी कि ये कम स्कैटर होगा। कम स्कैटर होगा तो आपको बहुत दूर से नजर आ जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, डेंजर सिग्नल जो है वो रेड बनाए जाते हैं क्योंकि वो आपको बहुत दूर से नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं आर रेड कलर, रेड कलर्स। जहां पे भी रेड कलर की चीजें होंगी वहां से आपको चीजें दूर से नजर आएंगी क्योंकि उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है। तो दूसरा एग्जांपल हो गया ये स्कैटरिंग का। तीसरा है सन जो है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड नजर आता है, लेकिन जब दोपहर में देखते हैं तो वो हमारे सर के ऊपर होता है और उस समय वो हमें व्हाइट नजर आता है। उसका रीजन क्या है? देखिए ये हमारी अर्थ है और जैसे मैंने अभी बताया कि ये एटमॉस्फेयर है, दिस इज होराइजन। स्टार्टिंग में सन यहाँ पे है सुबह के टाइम या शाम के टाइम, सनलाइट यहां से जाएगी तो यहां तक पहुंचने में इतना डिस्टेंस कवर होगा, इतना डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में कवर हो रहा है, काफी ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है। तो जो कलर्स की स्कैटरिंग नहीं हुई वो आपको नजर आएगा, तो रेड आपको सन नजर आता है। लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्टेंस कवर किया है सनलाइट ने एटमॉस्फेयर में वो इसके कंपैरिजन में काफी कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सभी कलर हैं वो इक्वल स्कैटर होते हैं, सभी कलर की स्कैटरिंग इक्वल है, तो आपको यहाँ पे व्हाइट लाइट नजर आती है। यानी कि जो सन है जब ओवरहेड होता है दैट अपीयर्स व्हाइट एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इट अपीयर्स रेड जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। तो तीन हो गए, सनराइज एंड सनसेट, ये एग्जांपल हो गया आपके स्कैटरिंग के। इसके अलावा क्लाउड्स जो है वो व्हाइट नजर आते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाउड्स जिन पार्टिकल से मिलके बने हैं उन पे रेले क्राइटेरिया लागू नहीं होता, क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स का साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा है। इसका मतलब सभी कलर इक्वल स्कैटर होंगे, और मैंने अभी बताया जब सभी कलर इक्वल स्कैटर होते हैं तो कलर क्या नजर आता है? व्हाइट। दैट्स व्हाई क्लाउड्स आर व्हाइट। तो ये चार एग्जांपल आपके पास हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल आपके सिलेबस में नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।